नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बस्तर का छिंदक नागवंश। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में जितने भी टॉपिक है वो सब कवर हो चुके हैं। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। चलिए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बस्तर का छिंदक नागवंश देखिए, इनकी पृष्ठभूमि देखें तो 4वीं शताब्दी के आसपास गुप्तों से पराजित होने के पश्चात पहले जो छिंदक नागवंश जो है विंध्याचल क्षेत्र में रहते थे, वो गुप्तों से पराजित होने के पश्चात तेलंगाना क्षेत्र चले गए, जिसकी एक शाखा ने बस्तर के चक्रकोट में शासन किया है। तो पहले नागवंशी शासक विंध्याचल क्षेत्र में रहते थे, उन्हीं की शाखा तेलंगाना गए। तेलंगाना में जो नागवंश गए हैं उनका एक शाखा बस्तर क्षेत्र के चक्रकोट में शासन करते हैं। तो उन्हीं के संबंध में पढ़ना है। तो इनका शासनकाल देखें तो छत्तीसगढ़ में 1023 से 1324 ईस्वी तक के छिंदक नागवंश का शासन देखने को मिलता है बस्तर क्षेत्र में। इनके शासन क्षेत्र है चक्रकोट, भ्रमरकोट एवं बारसूर। तो चक्रकोट, भ्रमरकोट, बारसूर तो यह बस्तर संभाग के अंतर्गत के क्षेत्र हैं। इनकी राजधानी देखिए तो बारसूर, प्रथम इनकी प्रारंभिक राजधानी बारसूर था, बाद में दंतेवाड़ा राजधानी बनता है, जिसे कन्हरदेव द्वितीय द्वारा बनाया जाता है दंतेवाड़ा को राजधानी। उपाधि देखें तो इन शासकों की उपाधि भोगवतीपुरेश्वर। तो छिंदक नागवंशी शासकों की उपाधि थी भोगवतीपुरेश्वर। ठीक, अब देखिए इनके द्वारा पदवी कौन कौन से धारण किए गए थे। तो छिंदक कुल कमल भास्कर इनकी पदवी है, छिंदक कुल कमल भास्कर, और छिंदक कुल तिलक। कमल भास्कर और कुल तिलक की उपाधि धारण करते थे इस वंश के शासक। ध्वज देखें तो इनके ध्वज में सर्प का चिन्ह अंकित होता था। इनके राजकीय चिन्ह के रूप में बाघ व उसके शावक का चिन्ह अंकित होता था। एक बाघ और उसके शावक का चिन्ह राजकीय चिन्ह के रूप में। इनकी मुद्रा देखिए, छिंदक नागवंशी शासकों की 28 स्वर्ण मुद्राएं 1957 में कोडिंगा क्षेत्र कोरापुट से प्राप्त हुआ है। तो कोरापुट के कोडिंगा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है 1957 में 28 स्वर्ण सिक्के। छिंदक नागवंशी अपने आप को सिंधु घाटी सभ्यता के आए हुए जन संबंधित थे। तो ऐसे संबोधित किया जाता था इनके द्वारा अपने आप को कि वे अपने आप को सिंधु घाटी सभ्यता के जन संबोधित करते थे। देखिए अब यहाँ टेबल दिया गया है, इसमें इस वंश के प्रमुख शासकों का नाम और उनका कहाँ उल्लेख मिलता है, उनके अभिलेख और शिलालेखों का जानकारी दिया गया है। तो देखिए इस वंश के पहले शासक थे निप्तिभूषण, जो इस वंश के संस्थापक कहलाते हैं। इनका एर्राकोटा तेलुगु अभिलेख मिलता है। तो एर्राकोटा एक तेलुगु अभिलेख है, जिसकी भाषा भी तेलुगु है और इसकी लिपि भी तेलुगु है। ठीक, एर्राकोटा अभिलेख याद रखेंगे, निप्तिभूषण का है। अगदेव है जगदेव भूषण धारावर्ष, तो इनका नाम धारावर्ष याद रखेंगे, जगदेव भूषण धारावर्ष दूसरे शासक हुए। तीसरे फिर मधुरांतक देव को फिर हरा कर इनकी हत्या करके सोमेश्वर देव प्रथम जो है शासक बनते हैं। और सोमेश्वर देव प्रथम जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक है सोमेश्वर देव प्रथम। इनका कुरुषपाल अभिलेख इस वंश के सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत है, कुरुषपाल अभिलेख। इसमें सोमेश्वर देव की विजय अभियान और अन्य शासकों का वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए कन्हरदेव प्रथम, इनका बारसूर अभिलेख प्राप्त हुआ है। बारसूर से अभिलेख कन्हरदेव प्रथम का। जयसिंह देव प्रथम का सोनारपाल शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद सोमेश्वर देव द्वितीय, तो कन्हरदेव जयसिंह के बाद सोमेश्वर देव द्वितीय। फिर नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव, इनका दंतेवाड़ा स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात है कन्हरदेव द्वितीय, तो यही कन्हरदेव के द्वारा दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया जाता है। उसके बाद अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक है। इनका जानकारी टेमरा सती अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये छिंदक नागवंशी शासकों का वंशावली है। तो देखिए सबसे पहले निप्तिभूषण बनते हैं, फिर धारावर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हरदेव जयसिंह, सोमेश्वर देव द्वितीय, नरसिंह देव, कन्हरदेव, हरिश्चंद्र देव। ठीक, तो इन 10 शासकों के नाम आपको याद रखने हैं और इनके अभिलेखों का भी नाम याद रखना है। अब देखिए इन सभी शासकों का यहाँ विस्तृत वर्णन दिया गया है। अब सभी शासकों का बारी बारी से विस्तृत वर्णन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हैं निप्तिभूषण। तो निप्तिभूषण को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। छिंदक नाग वंश के प्रथम शासक और संस्थापक हैं निप्तिभूषण। इनका उल्लेख एर्राकोटा से प्राप्त तेलुगु शिलालेख में प्राप्त होता है। तो एर्राकोट ये तेलंगाना क्षेत्र में है। यहाँ से तेलुगु भाषा में लिखा हुआ, तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि में लिखा हुआ शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें निप्तिभूषण की जानकारी प्राप्त होता है। यह संभावतः व्यक्त की जाती है कि 1023 ईस्वी में निप्तिभूषण चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ बस्तर आए थे तथा बाद में यही बसकर छिंदक नागवंश की स्थापना की थी। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के साथ ये बस्तर आए और उसके बाद बस्तर में ही ये जो है 1023 में छिंदक नागवंश की स्थापना करते हैं। फिर इनके पुत्र धारावर्ष
इनका शासनकाल 1042 से 1060 तक रहेगा। तो इनके अब कार्यकाल को भी याद रखना है इस वंश के शासकों का, 1042 से 1060 तक के। ये इनकी राजधानी बारसूर थी। बारसूर शिलालेख से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। इस शिलालेख में विदित है कि राजा जगदेव भूषण के राजत्व काल में महामंडलेश्वर चंद्रादित्य, तो इनका महामंडलेश्वर था चंद्रादित्य, इन्होंने चंद्रादित्य नामक तालाब एवं चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। विदित हो कि चंद्रादित्य अम्मा गांव का निवासी था। तो इनका महामंडलेश्वर था। महामंडलेश्वर क्या होते हैं? 1 लाख गांवों के स्वामी होते हैं। तो चंद्रादित्य इनके महामंडलेश्वर थे। ये अम्मा गांव के निवासी थे। इनके द्वारा अपने नाम पे एक चंद्रादित्य सरोवर बनाया जाता है और चंद्रादित्य नामक शिव मंदिर भी बनवाया जाता है। तो ये 2 कार्य याद रखेंगे। ये किसके धारा वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। अगला देखिए, धारावार्ष के वृद्धावस्था व सोमेश्वर देव के बाल्यावस्था के कारण धारावार्ष की बहन, उसकी बहन का नाम है माशक देवी। तो धारावार्ष की बहन माशक देवी, इन्होंने 1061 से लेकर के 64, तो 61 से 64 तक के जो है राज्यभार को संभाला था माशक देवी द्वारा। ये धारावर्ष की बहन थी। क्योंकि धारावर्ष की मृत्यु हो जाता है और सोमेश्वर देव अभी बाल्यावस्था में रहते हैं। धारावर्ष के पुत्र है सोमेश्वर देव प्रथम। उसके बाद देखिए मधुरांतक देव। तो मधुरांतक देव इनके रिश्तेदार होते हैं, संबंधी। तो देखिए अब यहाँ संघर्ष चलता है सोमेश्वर देव और मधुरांतक देव के मध्य। तो सबसे पहले जो संघर्ष होता है उसमें मधुरांतक देव जीत जाता है। जगदेव भूषण धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात सत्ता के उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष हो गया। जो उनके 2 संबंधी मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव, उनका पुत्र धारावर्ष का। तो सोमेश्वर देव अभी बाल्यावस्था में था, बालक था। इस कारण मधुरांतक देव जो है उन्हें पराजित करके इस उत्तराधिकारी संघर्ष में स्वयं जीत जाते हैं। मधुरांतक देव सफल हो जाता है और वह जो है शासक बनता है। मधुरांतक देव राजपुर को अपनी राजधानी बनाता है। राजपुर वर्तमान जगदलपुर के नाम से जाना जाता है। प्रख्यात भ्रमरकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधारी के रूप के नाम से जाना जाता है। तो भ्रमरकोट के ये जो है सत्ताधिकारी थे। तो भ्रमरकोट में इन्हें नियुक्त किया जाता था सत्ताधिकारी के रूप में। भ्रमरकोट को मधुर मंडल के नाम से भी जाना जाता था। देखिए इनके राजपुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र से क्या जानकारी प्राप्त होता है? नरबलि प्रथा का। तो एक मात्र ताम्रपत्र है जिसमें नरबलि प्रथा का उल्लेख मिलता है, राजपुर ताम्रपत्र से। इसमें दिया गया है, इसमें माणिकेश्वरी देवी का उपासक बताया गया है। मधुरांतक देव को दंतेश्वरी देवी को ही माणिकेश्वरी देवी कहा गया था। माणिकेश्वरी मंदिर में नरबलि हेतु राजपुर नामक ग्राम दान देने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो ये राजपुर नामक गांव को इनके द्वारा दान दिया गया था माणिकेश्वरी देवी में नरबलि प्रथा हेतु। तो नरबलि प्रथा का उल्लेख मधुरांतक देव के कार्यकाल में प्राप्त होता है। फिर अगला देखेंगे सोमेश्वर देव प्रथम। यह जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। इनके बहुत सारे विजय अभियान देखेंगे। तो देखिए इनका शासनकाल याद रखना है। 1069 से लेकर के 1111 ईस्वी तक के शासन किए हैं सोमेश्वर देव प्रथम। ये सत्ता प्राप्ति तो धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव को परास्त करके सत्ता पर काबिज हुआ है। मधुरांतक देव को परास्त करके सत्ता प्राप्त किया है। इनके द्वारा महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण किया गया। इनकी माता का नाम है गुंड महादेवी और इनके 3 पत्नियां थी। पहली गंग महादेवी, दूसरी धारण महादेवी और तीसरी है सोलम महादेवी। तो इनकी माँ गुंड महादेवी है, इनकी पत्नी है गंग महादेवी। देखिए इनके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए जो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इनके स्वर्ण सिक्के, इनके 28 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कोरापुट क्षेत्र से। अब इनके जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया कुरुसपाल अभिलेख। कुरुसपाल अभिलेख सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा जारी किया गया है, जिसकी लिपि नागरी लिपि है और भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा का अभिलेख है कुरुसपाल अभिलेख। इसमें 39 पंक्तियां हैं, टोटल 39 पंक्तियां हैं। उसमें से जो 20वां पंक्ति है उसमें सोमेश्वर देव प्रथम ने कोसल के 6,96,000 ग्राम को अपने अधीन कर लिया था, इसकी जानकारी प्राप्त होता है। 39 पंक्तियों में से 20वें नंबर की पंक्ति है, उसमें 6,96,000 ग्रामों को अपने अधीन किया था कोसल क्षेत्र का। देखिए इसमें वर्णन मिलता है कुरुसपाल अभिलेख में कि सोमेश्वर देव द्वारा मधुरांतक देव का वध कर दिया गया था। तो मधुरांतक देव को वध करके इनके द्वारा जो है शासन संभाला गया था, इसका उल्लेख भी कुरुसपाल अभिलेख में प्राप्त होता है। और कुरुसपाल अभिलेख में ही इनके विजय अभियान का जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए सोमेश्वर देव का विजय अभियान मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे देखेंगे अच्छे से। तो इनके द्वारा कौन कौन से विजय अभियान किए गए हैं उसे देखिए। तो इनके विजय अभियान में सबसे पहला है उड्र विजय। उड्र विजय, तो उड्र वर्तमान के उड़ीसा से माना जाता है, जिसके सोमवंशी शासक थे उद्गोत केसरी। तो उत्कल के सोमवंशी पढ़े हैं हम, वहाँ उद्गोत केसरी पढ़े थे, जो भवगुप्त चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। इन पर जो है सोमेश्वर देव ने इनको पराजित करके उड्र विजय किया था, अर्थात उड़ीसा विजय।
दूसरा है वेंगी विजय। वेंगी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था। उसने इस अभियान के दौरान वेंगी नरेश वीर चोड़ को परास्त किया था। तो दूसरा वेंगी विजय है। तीसरा है लेमड़ा विजय। लेमड़ा की पहचान राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ में स्थित लवन बलौदा बाजार के लवन से किया है। तो ये लेमड़ा भी विजय किया था लवन क्षेत्र को। लांजी विजय। लांजी की पहचान बालाघाट जिले में स्थित लांजी से किया जाता है। लांजी के उत्तर में त्रिपुरी के कलचुरी नरेश यश कर्ण का शासन था, जिसके सामंत को इस अभियान के दौरान सोमेश्वर देव द्वारा परास्त किया गया था। तो ये चौथा है लांजी विजय। उसके पश्चात देखिए इतना में नहीं रुकते हैं, आगे वज्र विजय। तो वज्र कहाँ है? यह राय बहादुर हीरालाल के अनुसार वज्र वर्तमान बैरागढ़ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। बैरागढ़, वहां से इसका अंदाजा लगाया जाता है। वज्र बैरागढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ भी विजय किए हैं सोमेश्वर देव द्वारा। अगला है भद्रपतन विजय। भद्रपतन की पहचान वर्तमान भांडक नगर से किया जाता है। भद्रावती के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था। महाकौशल की राजधानी होने का गौरव इन्हें प्राप्त था। चीनी यात्री वेंग सेआंग ने भद्रावती की यात्रा की थी। तो यह महाकौशल का क्या था? राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। भद्रपतन वर्तमान भांडक नगर है। अगला देखिए रतनपुर विजय। तो रतनपुर विजय, इसमें जो है शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, उनको पराजित करते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किए, फिर इनके पुत्र जाजल्यदेव प्रथम जो है पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र, वे पराजित करेंगे सोमेश्वर देव प्रथम को। कौशल विजय का भी उल्लेख मिलता है इनका। सोमेश्वर देव के क्रूसपाल अभिलेख से कौशल का उल्लेख 2 बार हुआ है। पहली बार रतनपुर अभियान के दौरान एवं दूसरी बार कौशल के 6,96,000 गांव पर अधिकार के संदर्भ में हुआ है। तो 2 बार कौशल का उल्लेख मिलता है क्रूसपाल अभिलेख में। अब देखिए, अब सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कौन किए थे? तो ये कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र प्रतिशोध लेने आते हैं। जाजल्यदेव प्रथम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित कर मंत्री और रानियों समेत सभी को बंदी बना लिया। बाद में सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर सभी को छोड़ दिया। तो ये जाजल्यदेव प्रथम द्वारा पराजित हुए थे सोमेश्वर देव प्रथम। बाकी सभी जो 8 विजय अभियान देखे उन सब में विजय प्राप्त किए हैं। आगे देखिए, इनके द्वारा निर्माण कार्य देखें तो सोमेश्वर देव के समकाल में 2 निर्माण कार्य महत्वपूर्ण है। पहला विष्णु मंदिर। नारायणपाल, बस्तर के नारायणपाल में विष्णु मंदिर की स्थापना। यह सोमेश्वर देव द्वारा उनकी माता गुंड महादेवी के भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर निर्मित किया गया था। तो यह सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा बनवाया गया है अपनी माता के विष्णु भक्ति के प्रतीक के स्वरूप। दूसरा है बत्तीसा मंदिर। यह बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। यह सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल में बना है। इस मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंग महादेवी के लिए कराया था। तो गंग महादेवी का नाम मिलता है, तो गंग महादेवी के लिए कराया गया है बत्तीसा मंदिर। यह भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है। तो भगवान शिव के 2 शिवलिंग मिलेंगे, इस कारण इसे जुड़वा मंदिर कहा जाता है। यहाँ गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित है जो 32 खंभों पर टिका हुआ है। तो बत्तीसा इसलिए है क्योंकि ये 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है, इस कारण इसे बत्तीसा कहा गया है। इनके शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। सोमेश्वर देव प्रथम के शासनकाल को बस्तर का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए, उसके बाद फिर शासक होते हैं कन्हर देव प्रथम। कन्हर देव की जानकारी नारायणपाल अभिलेख से प्राप्त होता है। नारायणपाल अभिलेख गुंड महादेवी का अभिलेख है। सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के इस अभिलेख के अनुसार सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात यह विशाल साम्राज्य कन्हर देव को विरासत स्वरूप प्राप्त होता है। तो कन्हर देव सोमेश्वर देव का पुत्र था, उसे विरासत में प्राप्त होता है विशाल साम्राज्य। सोमेश्वर देव प्रथम का क्रूसपाल अभिलेख से भी इसकी जानकारी प्राप्त होता है और राजपुर अभिलेख मधुरांतक देव का राजपुर अभिलेख से भी प्राप्त होता है। देखिए, इनके समय आक्रमण होता है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट पर आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित किया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल द्वारा 1145 ईस्वी में कन्हर देव प्रथम के ऊपर आक्रमण किया जाता है। आगे देखिए, इनके बाद आते हैं जयसिंह प्रथम। इनकी जानकारी सोनारपाल शिलालेख और केसरपाल अभिलेख से प्राप्त होता है। जयसिंह देव की पश्चात फिर इनके पश्चात सोमेश्वर देव द्वितीय, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके शासनकाल में बारसूर के अधिकतर मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो बारसूर के बहुत सारे मंदिर है, जिसमें देखेंगे मामा भांजा मंदिर, ढोलका गणेश मंदिर, इन सब का निर्माण सोमेश्वर देव द्वितीय के कार्यकाल में होता है। बारसूर शिलालेख गंग महादेवी ने इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा था। बारसूर शिलालेख में गंगा महादेवी इन्हें राजभूषण सोमेश्वर कहा है। तो राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय है ये। अगला देखिए, जगदेव भूषण नरसिंह देव। यह जगदेव भूषण नरदेव से की जानकारी दंतेवाड़ा स्तंभ से प्राप्त होता है। इन्हीं का है, नरसिंह देव का है दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। इसके अलावा जतनपाल शिलालेख से भी इनकी जानकारी प्राप्त होता है नरसिंह देव का। ये माणिक्य देवी के उपासक थे।
भैरमगढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह देव माणिक्य देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो नरसिंह देव याद रखेंगे, नरसिंह विष्णु भगवान, माणिक्य देवी के भक्त हैं। अगला है कन्हर देव द्वितीय। बारसूर अभिलेख से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। कन्हर देव द्वितीय के संबंध में इन्होंने दंतेवाड़ा को राजधानी बनवाया था। इन्होंने अपनी राजधानी बारसूर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित किया था। तो कन्हर देव द्वारा दंतेवाड़ा को राजधानी याद रखेंगे। अगला फिर अंतिम शासक है इस वंश के हरिश्चंद्र देव। तो यह राजवंश का अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव। इस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अंतिम लेख टिम्बरा में प्राप्त हुआ है। तो टिम्बरा में अंतिम लेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त लेख सती स्मारक लेख है। तो टिम्बरा का सती स्मारक लेख अंतिम जानकारी प्रदान करने वाला है किस वंश का? छिंदक नागवंश का। इसमें क्या दिया गया है? चमेली के साहस एवं उसकी जौहर का उल्लेख मिलता है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख है। हरिश्चंद्र को 1324 ईस्वी में काकती वंशी शासक अन्नम देव से संघर्ष करना पड़ा और पराजय का मुख भी देखना पड़ा था। तो इनका संघर्ष 1324 में अन्नम देव से होता है। इस तरह बस्तर क्षेत्र में छिंदक नाग वंश का अंत होकर एक नए वंश काकती वंश का उद्भव होता है। तो 1324 में अन्नम देव द्वारा जो है हरिश्चंद्र देव को हरा करके बस्तर में काकती वंश का नींव रखा जाता है। देखिए, इनकी पुत्री चमेली देवी ने अन्नम देव से विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। पहले अन्नम देव जो है इनकी पुत्री के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे चमेली देवी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार करने के साथ साथ वे जो है अन्नम देव से कड़ा मुकाबला करते हैं, उनसे युद्ध करने निकल जाती हैं, जो आज भी चक्रकोट गाथाओं के रूप में जीवित है। तो चमेली देवी का नाम अभी भी जो है चक्रकोट अर्थात बस्तर की गाथाओं में इनका नाम लिया जाता है। इनका जो युद्ध है अन्नम देव के साथ हुआ था। तो ये हमारे छिंदक नागवंश हो गए। इसके बाद देखिए, इस छिंदक नागवंश में स्थापत्य कला जो स्थापत्य हुए हैं उसके निर्माण कौन किए हैं वह सूची दिया गया है। तो ये चंद्रादित्य मंदिर शिव मंदिर है। इसका निर्माण धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा। चंद्रादित्य सरोवर भी धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा। बत्तीसा मंदिर देखें, यहाँ भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है। इसे गंग महादेवी, सोमेश्वर देव की रानी है गंग महादेवी, उनके लिए बनवाया गया था सोमेश्वर देव द्वारा। विशाल गणेश प्रतिमा बारसूर में, ये बाणासुर नामक शासक के द्वारा बनवाया गया। नारायणपाल बस्तर का विष्णु मंदिर नारायणपाल में, यह जो है सोमेश्वर देव प्रथम द्वारा अपनी माता गुंड महादेवी के विष्णु भक्त के प्रदर्शित करने के लिए दर्शाया गया है। उसके अलावा मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। ये गणेश और नरसिंह का प्रतिमा है। मामा भांजा मंदिर में यहाँ मामा नरसिंहनाथ और गणेश जो है भांजा, तो इन दोनों का प्रतिमा मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। यह छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बनवाया गया है। ढोलकल गणेश प्रतिमा यह दंतेवाड़ा में स्थित है। यह छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, छिंदक नागवंशी शासक ये रतनपुर कलचूरियों के प्रतिद्वंदी थे। नारायणपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी से संबंधित है। तो यह शिलालेख गुंड महादेवी से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया हमारे बस्तर के छिंदक नागवंश। इसके बाद हम बस्तर के काकती वंश और चालुक्य वंश को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ आप काकती वंश जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।